हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए रेयर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक साइंस का है तरंग तय या वेव। कौन सा है, तरंग या वेव। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, मान लो प्रकाश हो या कुछ भी हो, हम हर चीज़ चाहे सुनते हो या बोलते हो, जो कुछ है सब कुछ एक कोई ना कोई तरंग के माध्यम से बात करते हैं या कोई ना कोई तरंग होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे एक डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें हम तरंगों को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या है, ये तरंगे हैं। हम सुनते हैं या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, तरंग होती है। हम कुछ भी देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, वो भी तरंग होती हैं। याद रहेगा आपको, हर चीज में तरंग अप्लाई होता है। चाहे हम ऊष्मा लें या ठंडक में जब हम तापते हैं, ये भी तरंग के माध्यम से ही हम उसका तापन करते हैं या सेकते हैं अपने आप को। ठीक है, आइए हम बात करते हैं तरंग के बारे में कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनकी कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सी उपयोगिताएं होती हैं। पर उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं कि तरंग या वेव कितने प्रकार की और कौन कौन सी होती हैं। दरअसल जो तरंग होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य। कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। या इसे एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होता है, इसे पहले दूसरे तरीके से देख लेते हैं। आइए देखते हैं। दरअसल तरंगों को दो भागों में कैसे बांटा गया है, एक यांत्रिक हो गया, एक अयांत्रिक हो गया। ठीक, तो यांत्रिक में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आती हैं, जबकि अयांत्रिक में चुंबकीय तरंगे आती हैं। आज देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक कितने प्रकार की हैं, ये भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी है, एक हो गया अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा हो गया अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। आइए देखते हैं इन दोनों के बारे में, इनके बारे में जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती। प्रारंभ करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग से। अनुदैर्ध्य तरंग, इसका दूसरा नाम भी है और इसे दूसरे नाम से हम जानते हैं संपीड़न तरंगे। किस नाम से जानते हैं, संपीड़न तरंगे। याद रहेगा, अनुदैर्ध्य तरंग का दूसरा नाम क्या है, एक नाम अनुदैर्ध्य है और दूसरा क्या है, संपीड़न तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग तीन अवस्थाओं में चलती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मूल होती हैं, होती है ठोस, द्रव व गैस। याद रहेगा, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में इनकी रफ्तार होती है या इन तीनों से होकर ये अनुदैर्ध्य तरंगे गुजर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। तो जो होती हैं वो ध्यान दे लो। पहली होती है कि ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद आता है भूकंप तरंगे। कौन से, भूकंप तरंगे। भूकंप में कौन सी तरंग होती है, तो पी तरंग। केवल और केवल जो पी तरंग होती है, इसे हम भूकंप तरंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त विस्फोटन से जो तरंग उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। याद रहेगा, विस्फोटन से उत्पन्न तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जानते हैं। और होता है, चूंकि इसका दूसरा नाम है संपीड़न तरंग, संपीड़न अर्थात दाब, तो इसका एक और होती है जो दाब तरंग होता है, दाब के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती है, वो भी कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी। याद रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग क्या कहलाता है, संपीड़न तरंग कहलाता है। इस कितनी अवस्थाओं से गुजर सकता है, ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकता है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। इसके नाम कौन कौन से हैं, तो इसके नाम मतलब ये कौन कौन सी हैं, तो वह ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। भूकंप तरंग जिसे पी वेवलेंथ कहते हैं, ये कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। विस्फोट तथा दाब की तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग तुम्हारा मैक्सिमम कवर हो गया है। याद रहे, जो ध्वनि तरंग है और भूकंप तरंग है, मैक्सिमम पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। किसकी बात करते हैं, ये कौन कौन से तरंगे होती हैं,
ये तरंगे निम्न प्रकार की होती हैं। जो ये तरंगे होती हैं इन्हें इस प्रकार से देखते हैं जैसे प्रकाश की तरंगे। कैसी? प्रकाश की तरंगे। ये कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी चुंबकीय? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यहीं पर जब हम देखते हैं कि जो अभी हमने अनुदैर्ध्य में बात किया था, भूकंप तरंगे। कौन सी? भूकंप की तरंगे। भूकंप तरंगे कौन कौन सी? एस और एल। ये कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। याद रहेगा, प्रकाश और भूकंप की एस और एल कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। याद रखना, जैसे हमने वहां पर ध्वनि और पी तरंगे बताई थी, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अनुप्रस्थ तरंग में ये तरंग मतलब प्रकाश तरंग और भूकंप तरंग ये भी महत्वपूर्ण है। ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि अन्य तरंगों के बारे में, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी गति कैसी होती है? इसकी जो चाल होती है ये किसके बराबर होती है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है हमेशा प्रकाश के चाल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? जो विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती हैं ये फोटॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटॉन की बनी होती हैं। याद रखना, पहली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं? ये मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इनकी चाल कैसी होती है? प्रकाश के चाल के बराबर इनकी चाल होती है। बनी किससे होती है? ये फोटॉन की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका तरंगदैर्ध्य कितना होता है। जो तरंगदैर्ध्य है इसे हम 10 की पावर -4 मीटर से -14 मीटर, 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक इसका व्यास या फिर इसका तरंगदैर्ध्य माना जाता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि किसी न किसी ने खोज किया होगा या इसका अवधारणा दिया होगा। इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो उत्तर होगा मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा प्रतिपादित की थी। याद रहेगा। अब बात करते हैं नाभिकीय तरंगों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। याद रहेगा, हम गामा किरणों की बात करने जा रहे हैं। गामा किरणें। अब बात करते हैं कि ये मतलब जो गामा किरणें होती हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले जहां पर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। क्या चीज? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कृत्रिम रेडियोधर्मिता का जब प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब किसी की आयु का पता लगाना होता है तब हम रेडियोधर्मिता का उपयोग करते हैं। याद रहेगा, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में रेडियोधर्मिता में किसका उपयोग करते हैं? गामा किरणों का उपयोग करते हैं। अब यहीं पर आ जाओ, प्रश्न बदल दें कि उम्र किसी भी वस्तु का या उसकी समयावधि का पता लगाने के लिए किन किरणों का उपयोग करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। कौन सी किरणों का उपयोग करते हैं? उत्तर होगा गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, क्योंकि अगर कृत्रिम रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मिता नहीं दिया है, नाभिकीय अपक्रिया नहीं दी है, तो उत्तर हमारा गामा किरणें होंगी। आइए अब देखते हैं कि गामा किरणों की इसकी किसी न किसी ने तो खोज किया होगा ना। तो इसकी खोज किसने किया था? तो दरअसल 1896 में एक वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकुलर। कौन था? हेनरी बेकुलर। इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। याद रहेगा, गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने किया था। कब किया था? 1896 में इसका खोज किया था। बात करते हैं एक्स किरणों के बारे में। किसके? एक्स किरणें। एक्स किरणें कैसी हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? दरअसल एक्स किरणों का उपयोग, सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं, तो इसे चिकित्सा या उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले इसका उपयोग चिकित्सा में और कहाँ किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। याद रहेगा कि
एक्स किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहले चिकित्सा में होता है और फिर उद्योगों में किया जाता है। अब बात करते हैं एक्स किरणें क्या हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कहीं भी एक्सरे करवाने जाते हैं। क्या करवाने जाते हैं? एक्सरे। देखो एक्स किरणें है मतलब एक्स-रे, ठीक है? इसका नाम ही हो गया एक्स-रे। अब हम कहीं एक्सरे करवाएं, जैसे किसी को हड्डियाँ टूट जाती है या कुछ भी होता है, डॉक्टर पर्चा लिखता है, कहता है एक्सरा करवाओ। ये क्या होता है? ये एक्सरे किरणें होती हैं, ठीक? अब इसके अतिरिक्त एक्सरे कहाँ से प्राप्त होता है? इसीलिए देखो एक्सरे इसके अतिरिक्त पहले देख लेते हैं कहाँ होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय एक्सरे किरणें अधिक मात्रा में सूर्य के द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज वेव होती हैं, ये क्या करती हैं? उनमें प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भोजन में विषाक्तता उपलब्ध हो जाती है। अब एक्सरे से होता क्या-क्या है? एक्सरे से हमारे त्वचा को कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। याद रखना, एक्सरे हानिकारक बहुत है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में लाभ है तो इसका हानि भी है। इसीलिए डॉक्टर जब हम जाते हैं एक्सरे करवाने, तो डॉक्टर अधिक मात्रा में पानी पीने को कहता है, या फिर कहता है उसके बाद में जब हम वहाँ से निकलते हैं तब भी वो सलाह देता है कि पानी पी लो। और आपने भी महसूस किया होगा जब एक्सरे करवा के निकलते होगे तो आपको थोड़ी बहुत प्यास लगती होगी। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में जो रेज़ होती हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था? क्या चीज़? इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज करने वाले थे रैंटजेन ने। किसने किया था? या रोंटजेन। कोई भी नाम दे सकता है, रैंटजेन या रोंटजेन, ठीक है? अब बात करते हैं कि पराबैंगनी किरणें ये कैसी होती हैं, कौन सी? देखो हम वो बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से मतलब बहुत ही उपयोगी हैं, जो एग्जाम में बराबर पूछी जाती है या पूछे जाने वाली है। हम बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणें, ठीक है? याद रहेगा आपको पराबैंगनी किरणें। आइए देखते हैं पराबैंगनी किरणें का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले सफाई में करते हैं। कहाँ करते हैं? सफाई में करते हैं इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग कहाँ है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक? प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहाँ किया जाता है? इसके अतिरिक्त हम बैक्टीरिया देखते हैं, मारते हैं, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अब इसकी किसी ना किसी ने खोज किया होगा, तो इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? इसके खोजकर्ता का नाम है रिटर। याद रहेगा, खोजकर्ता का नाम क्या है? रिटर। सबसे पहले पराबैंगनी किरणों का उपयोग देखो बहुत पूछा गया है, सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा पराबैंगनी किरणों का उपयोग सफाई में किया जाता है। याद रहेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? तो जॉन या रिटर ने किया था। याद रहेगा, जॉन्स रिटर ने किया था। अब बात करते हैं कि दृश्य विकिरण के बारे में। हम वस्तुओं को देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? तो उत्तर होगा दृश्य विकिरण के द्वारा। क्या चीज है? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, इसके द्वारा क्या किया जाता है? हम उपयोग कहाँ होता है? वस्तु को देखने में। क्या चीज होता है? वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक? याद रहेगा, वस्तुओं को देखने में किसका उपयोग करते हैं? दृश्य विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसका खोज किसने किया था या इसकी खोज किसने किया था? उत्तर होगा न्यूटन ने इसकी खोज किया था। किसने किया था? दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। आइए बात करते हैं, जैसे हम फोटोग्राफी वगैरह लेते हैं, तो कोहरे में जब हम फोटोग्राफी करते हैं या फोटो लेते हैं, तब हम अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। किसमें? कोहरे में जब फोटो लेते हैं, ठीक है? अर्थात कोहरे में फोटोग्राफी में, याद रहेगा,
कोहरे में फोटोग्राफी जब करते हैं, कोहरे में जब फोटो लेते हैं तो हम इन किरणों का उपयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। अब इनकी किसी ने खोज किया होगा तो उस खोजकर्ता का नाम है हर्शेल। याद रहेगा, हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। अब बात करते हैं कि जो लघु तरंगे होती हैं या रेडियो तरंगे होती हैं, या रेडियो कैसे चलता है उनके बारे में। अर्थात लघु तरंग, लघु रेडियो तरंग, या इसे एक अन्य नाम भी है हर्ट्जियन तरंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसके दो नाम हैं। अब याद आप देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है। सबसे पहले रेडियो में उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, रेडियो में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद टेलीविज़न में इसका उपयोग हो रहा है। इसके बाद टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, टेलीविज़न या टेलीफोन में हम किसका उपयोग करते हैं, लघु तरंगों या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग हम करते हैं। अब बात आती है कि इसकी मतलब तरंग दैर्ध्य या इसकी तरंगे कितनी होती होंगी, या सूक्ष्म इनकी तरंग जो होती कितनी लंबी होती, वेवलेंथ कितनी होती होगी, या इन्हें अन्य क्या नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसे हम सूक्ष्म तरंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सूक्ष्म तरंग के नाम से जानते हैं। इनकी जो लेंथ होती है या इनकी जो मतलब तरंग दैर्ध्य होती है, इसे हम 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के रूप में जानते हैं। याद रहेगा, लघु रेडियो तरंग है, या इसे हर्ट्जियन कहते हैं, इसे हम सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं, या रेडियो, टेलीविज़न व टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका तरंग दैर्ध्य कितना है, 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक। अब बात करते हैं कि रेडियो तरंग इनकी किसी न किसी ने खोज किया होगा। जी हाँ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुगलाइमो मार्कोनी। कौन थे, गुगलाइमो मार्कोनी। गुगलाइमो मार्कोनी, इन्होंने 1895 में, कब किया था, 1895 में रेडियो तरंगों की खोज की थी। याद रहेगा, रेडियो तरंगों की खोज कब हुई थी, 1895 में। किसने किया था, मार्कोनी। याद रखना, गुगलाइमो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो ठीक। अब बात करते हैं कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। याद रहेगा कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। क्या होता है, सबसे अधिक होती है। याद रखना, किन रेडियो मतलब किन तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो उत्तर होगा रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। वहीं पर अगर सबसे छोटी की बात की जाए तो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं ये सबसे छोटी होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे कणों में होगा। और अब यहीं पर बात कर लें, सबसे तीव्र तरंग किसकी होती हैं, तो यहाँ पर प्रकाश की तरंगें होती हैं, इनकी सबसे तीव्र तरंगें होती हैं। याद रहेगा, जिनकी तरंग सबसे तीव्र होती है वो प्रकाश की तरंगें होती हैं। और सबसे लंबी, सबसे दीर्घ तरंगें किसकी होती हैं, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी या सबसे लंबी होती है, सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा आज का यहीं पर समाप्त होता है। हम अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।